हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो अब तक जो हमारी फाउंडेशन सीरीज चल रही थी मैथ्स की, उसमें हमने 3 वीडियो ऑलरेडी लेकर आए और आज चौथी वीडियो लेकर आ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम पर। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, और अगर नहीं है आइडिया तो आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले तो देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हो सकता है। तो मुझे अगर दो नंबर दिए जाए और मैं अगर उन सबके फैक्टर्स यानी कि उनके सारे डिवाइजर्स लिख दूं, तो उन दोनों नंबर्स के डिवाइजर्स में एक ऐसा कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर आ जाए। ठीक है, पहली बात। और फिर ऐसे अगर मल्टीपल आए, मतलब एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा अगर आए ऐसे कॉमन डिवाइजर्स उन दोनों नंबर के, तो उसमें हमको हाईएस्ट चुनना है। इसी का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब हो जाएगा कि मैं अगर दो नंबर लूँ और उनका टेबल लिखूँ ना, उनका पार्ट लिखूँ, तो उसमें दोनों में सबसे पहला ऐसा लीस्ट, तो इसलिए सबसे पहला ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, उसका मतलब हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम से पता चल गया हमको। तो अब एचसीएफ पहले देख लेते हैं, हम एचसीएफ के कुछ एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं, तो आपको थोड़ी सी आइडिया लग जाएगी। तो हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमको, एचसीएफ मतलब। तो 3 और 18 का पहला एग्जांपल देखिए। तो मैंने 3 के सारे डिवाइजर लिख लिए, 1 और 3, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 18 का देखिए, 1 2 3 6 9 और 18, ये सारे उसके डिवाइजर्स हो जाएंगे। अब इन दोनों में आप देखिए, दोनों के कॉमन डिवाइजर्स कौन 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 से हैं। 1 है और 3 है। ठीक है, तो 1 और 3 में हाईएस्ट कौन सा हो गया, 3। इसलिए 3 और 18 का एचसीएफ जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 36 और 48 का जो मेरे को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो पहले लिख लेंगे 36 के सारे डिवाइजर्स, 1 2 3 4 6 9 12 36। ठीक है, 48 के भी इस तरह लिख लेंगे हम लोग। अच्छा, 48 में मैंने मिक्स कर दिया है एक, 16 भी आएगा डिवाइजर, 12 16 24। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कॉमन डिवाइजर्स कौन कौन से आ रहे हैं 36 और 48 में। ध्यान से देखिए, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। उसके बाद 12 आ रहा है, दोनों का एक कॉमन डिवाइजर। उसके बाद कोई आ रहा है क्या, तो आप देखिए नहीं आ रहा है, 12 ही है सबसे लास्ट, और वही हाईएस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका इनका कितना हो जाएगा, एचसीएफ 12, 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 और 17 का देखिए, तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो उसका तो हो जाएगा 1 और 5। और 17 का है 1 और 17 डिवाइजर्स, तो इनमें कॉमन डिवाइजर ही 1 है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ भी हो जाएगा 1। अब आप देखिए एक चीज, दोनों प्राइम नंबर थे, इसीलिए उनके प्राइम नंबर्स के डिवाइजर्स क्या है हमको, 1 और वो नंबर खुद। तो ऐसा आप हमेशा देखिएगा आप, और एग्जांपल्स लेके भी देखिएगा कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, क्योंकि उनके बीच का हाईएस्ट कॉमन, उनके बीच का पहले तो एक कॉमन फैक्टर ही 1 होगा हमेशा, उसमें भी हाईएस्ट अगर बोलेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, 3 और 12 को देखिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भी प्राइम हो तो हमेशा ही, है ना, एचसीएफ 1 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। देखिए 3 और 12 का मैंने जब लिखा डिवाइजर्स, तो 3 का 1 और 3, 12 का 1 2 3 4 6 और 12। तो अब कॉमन डिवाइजर कौन कौन से है, 1 है और 3 है, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, 3, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ 3। अच्छा, 11 और 49 को देखिए। तो 11, यहाँ पर भी 11 है प्राइम, लेकिन 49 कॉम्पोजिट है, तो पहले तो लिख लीजिए। ठीक है ना, तो 11 कैसे आएगा, 1 और 11 उसके डिवाइजर्स, 49 के 1 7 और 49, तो कॉमन डिवाइजर तो सिर्फ एक 1 ही है, तो इसका जीसीएफ अपना एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसे हमको निकालना है। अब हम देखते हैं कि इसी चीज को थोड़ा सा और शॉर्ट में हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है
कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है? तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पर ये जो r है वो 0 हो सकता है और b से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इस फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं 7 को अगर a मान लूँ तो मैं 7, तो अगर मैं a को 7 लूँ और b को 4 लूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। अब ऐसा लिखने पर होगा क्या कि आप देखिए, जहाँ पर कोशंट ये ऐसे ही हो गया कि मैंने 4 से डिवाइड करना चाहा 7 को, तो मुझे कोशंट आ गया 1 और मुझे रिमाइंडर आ गया 3। अब आपको पता है रिमाइंडर हमेशा है ना इस नंबर से छोटा आता है, क्योंकि अगर इस नंबर से या फिर इस नंबर के बराबर आ जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे 7 उस नंबर से। और या तो रिमाइंडर छोटा हो सकता है इससे, तो बस वो वही बोल रहा है कि रिमाइंडर b से छोटा होना चाहिए, 0 हो सकता है। और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, वो यही बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हम बोलते हैं, अगर मुझे 7 को 2 से डिवाइड करना है तो 7 को लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1। 89 को अगर 8 से डिवाइड करना है तो हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 11 प्लस 1। 128 को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस 0। तो यहाँ पर ये कोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये कोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये कोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो आपको समझ में आ गया, आप हर जगह पर देख लीजिए रिमाइंडर इस नंबर से कम आ रहा है एक तो, और कोशंट भी हमेशा इंटीजर आ रहा है। तो अब अगर आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा साधारण लैंग्वेज में क्या है, बस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको अब ये पता चल गया तो अब हम इसका एक यूज करते हैं और देखते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे आ सकता है किसी भी दो नंबर्स का HCF निकालने के लिए। अच्छा, HCF को है ना GCD भी बुलाते हैं। तो GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब आप सोचें तो ये सेम है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर यानी कि डिवाइजर होता है, कॉमन तो सेम ही है और हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट, तो GCD भी बुलाते हैं इसको HCF को। अब इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और अब इसका ज़रूरत क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का? तो ये फास्टर होता है उससे कि हम दोनों नंबर्स के अलग से डिवाइजर्स पहले तो लिखें और फिर उनमें देखें कि कौन से कॉमन आ रहे हैं, और फिर उसमें भी देखें कि हाईएस्ट कौन सा आ रहा है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और थोड़ा कैलकुलेशन भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनता है जिससे थोड़ा काम आसान हो जाता है हमारे लिए। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं कैसे निकलता है HCF। तो सपोज हमको बोला है कि HCF निकालिए 56 और 17 का। तो पहला स्टेप क्या होता है? 56 को डिविडेंड मानते हुए और 17 को डिवाइजर मानते हुए आप वो इक्वेशन लिखिए। तो आप अगर जैसे ऐसे करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 17, तो पहले आप देखेंगे ना कि ये सबसे नियरेस्ट 56 के कौन सा 56 से छोटा नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा आ रहा है 17 का। तो 17 1 जा 1, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51, तो 51 आ रहा है सबसे नज़दीक। तो इसीलिए पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 51 और फिर 5। तो ये हुआ क्या, हमने यही लिखा है कि 56 को जब मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 क्वोशंट आ रहा है और 5 रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि 17 3 जा 51 और उसमें 5 मिलाऊंगा तभी तो 56 आएगा, 56। तो इसका ये मतलब है। तो पहले आप इसको ऐसे लिखें, सही बात है, 56 इज इक्वल टू 17 इंटू 3 प्लस 5। अब हमारा काम क्या है, जब तक ये जो है ना रिमाइंडर 5 आ रहा है इस वक्त, ये जब तक 1 या फिर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको सेम चीज़ करनी है। सेम चीज़ का क्या मतलब है? तो अब ये नंबर देखिए, जो पहले डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। तो ये 17 पहले डिवाइजर था, वो अब डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर था वो अब आपका डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप 17 और 5 के लिए वो स्टेप लिखेंगे। तो 17 आपको पता है 15 प्लस 2 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 2 है, 1 या फिर 0 नहीं आया। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से सेम रिपीट करेंगे। अब जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया
और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना दिया, तो अब 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2+1। अब देखिए क्या आया, रिमाइंडर 1 आया। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी रिमाइंडर 1 आता है तो उसका मतलब आपका जो HCF है ना फाइनल, वो आंसर भी 1 है, ठीक है ना। तो 56 और 17 का जो HCF है वो भी 1 है, ठीक है। अब जो हमने किया है वो दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं सेम चीज़। तो बोल रहे हैं 68 और 14 का HCF निकालिए। तो 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 68 को ऐसे ही आप जैसे हमने वहाँ पर किया 56 को 17 से डिवीजन करने का, वैसे ही आप जब देखेंगे 68 को 14 से करना होगा डिवाइड, तो आप देखेंगे कि 68 से छोटा नियरेस्ट 14 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है। तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70 हो जाएगा। तो वो फिर से ऊपर हो जाएगा 68 के, तो उसके नीचे कौन सा आ रहा है 56, 14 4 ज़ा, इसलिए 14 4 ज़ा 56 और फिर प्लस 12 करना पड़ेगा ताकि 68 आए, ठीक है। अच्छा, तो अभी रिमाइंडर तो 12 आया, 0 तो नहीं आया, 1 भी नहीं आया। तो अब क्या करेंगे कि जो पहले डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर, और फिर से ये इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इस बार, 14 इज इक्वल टू 12 इंटू 1+2, सही बात है, 12 + 2 14 होता है। अच्छा, अभी देखिए रिमाइंडर आया है 2, अभी भी 1 या फिर 0 नहीं आया। तो अब फिर से ये डिवाइजर बन गया डिविडेंड 12 और रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। और फिर से हम ये स्टेप लिखेंगे, तो 12 तो 2 से डिविजिबल होता है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 + 0। अच्छा, तो अब आ गया आपका रिमाइंडर 0। तो अब क्या होगा, क्या HCF 0 होगा? नहीं, 0 वाले केस में अगर आपको रिमाइंडर आ जा रहा है तो फिर आपका जो HCF होगा वो ये नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर जो लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर हुआ है ना, जो लास्ट स्टेप में जिसमें 0 आया है वहां पर जो डिवाइजर है वो आपका HCF होगा दोनों नंबर का। तो इसका मतलब 68 और 14 का जो HCF होगा वो होगा 2, ठीक है। इसलिए हमने 68 और 14 का जो HCF होगा उसको लिखा है 2। अच्छा हाँ, और एक बात, ये जो ऐसे मैंने लिखा है ना, 2 नंबर को ब्रैकेट में डाल दिया, कोमा से सेपरेट कर दिया, उसका जनरली मतलब होता है HCF उन दोनों नंबर्स का, ठीक है। आगे जाकर अलग चीजें भी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे मानते हैं कि हम HCF 2 नंबर का निकालना उसको ऐसे लिखते हैं। तो अब आपको अगर ये 2 ही केस पता चल गए हैं, दोनों के एग्जाम्पल से थोड़ी आइडिया लग गई है, तो आप ट्राई कीजिए 255 और 35 का HCF निकालने की। तब तक आप सॉल्व कीजिए या फिर और वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, बाद में आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। ओके, तो आई होप आप सबको आंसर आ गया होगा। आंसर इज 5। तो कैसे करेंगे, 255 को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे नियरेस्ट नंबर लोअर, लेकिन 255 से कौन सा है जो 35 के टेबल में आ रहा हो, तो वो आता है 35 7 जा, ठीक है ना। 35 7 जा 245 ये आता है, और 245 आया तो इसको हमको रिमाइंडर को 10 लिखना होगा 255 फाइनली आने के लिए। अच्छा, रिमाइंडर 10 आया, 1 और 0 तो नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, डिवाइजर जो है उसको बना दिया डिविडेंड 35, जो रिमाइंडर था उसको बना दिया डिवाइजर, और फिर से ये चीज लिखी 35 इक्वल टू 10 टाइम्स 3 + 5, ठीक है। रिमाइंडर आया 5, अभी भी 1 या फिर 0 तो नहीं आया, तो यहाँ पर डिवाइजर को बनाया डिविडेंड, रिमाइंडर को बनाया डिवाइजर, और फिर क्या लिखा, हाँ हमको पता है 10 5 के टेबल में आता है 2 जा, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, सही बात है। अच्छा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने क्या बताया 0 के केस में कि जो यहाँ पर जो डिवाइजर आया वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। जो डिवाइजर होगा लास्ट स्टेप में जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है वहां का डिवाइजर होगा आपका फाइनल आंसर HCF। तो 255 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स और लास्ट वाले एक तीसरे एग्जाम्पल से भी आपको आइडिया लग गया है कि कैसे हमको HCF 2 नंबर्स का निकालना है इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यूज करके। तो चलिए, अब जो हमने देख लिया कि HCF कैसे निकालते हैं, उसका एक एफिशिएंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी देख लिया। अब देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कैसे निकलेगा 2 नंबर्स का। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए, है ना। ठीक है, तो देखते हैं। तो 3 का अगर टेबल सोचे आप मन में, तो 3 6 9 12
15, 18, 21 ऐसे आएगा। 4 का टेबल सोचें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब देखिए 3 4 ज़ा और 4 3 ज़ा दोनों के टेबल में 12 आया है, तो ये सबसे पहला नंबर आया जो कॉमन आया दोनों के टेबल में मल्टीपल। तो इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का, इसलिए 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 60 को देखिए, 60 1 ज़ा 60 तो आता ही है। ठीक है, अब 12 को देखिए आप, तो 12 में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60। तो 60 ही है दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर, तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 और 60 हो जाएगा 60। 24 और 36 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आप क्या करिए, 36 का टेबल लिखिए, 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। ठीक है, अब रुक जाइए, 24 का भी देख लीजिए, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72। ठीक है, तो दोनों में 72 ये सेम आ गया, इसका मतलब 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 72। अब थोड़ा रुक जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे तो यार हमको दोनों के टेबल्स लिखने पड़ेंगे जब तक नंबर नहीं मिल जाता अपने को, और कहीं मिस भी हो सकता है, तो गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं ऐसे में। तो इसका एक एफिशिएंट तरीका है, आप दोनों में से सिर्फ बिगर नंबर को देखिए। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि 3 और 4 में 4 को देखिए, फिर देखिए कि क्या छोटे वाले नंबर के टेबल में जो बड़ा वाला नंबर है वो आ रहा है कि नहीं। क्या मतलब कि 3 1 ज़ा 3 होता है, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 4 नहीं आ रहा है 3 के टेबल में, है ना। ओके, तो अब इसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है कि 4 को आप 2 गुना करिए पहले, 4 1 ज़ा तो हो गया, 4 2 ज़ा के लिए अब देखिए, अब 8 आया 4 2 ज़ा। अब फिर से देखिए 3 के टेबल में 8 आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर 4 3 ज़ा करिए 12। अब देखिए 4 3 ज़ा 12, ये 3 के टेबल में 3 4 ज़ा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए 12 हो जाएगा एलसीएम। अब आप 12 और 60 में भी यही सेम चीज देखिए, 60 बिगर नंबर है, हाँ है, स्मॉलर नंबर 12 के टेबल में 60 आता है, तो हाँ 12 5 से 60 आता है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 36 में अब कैसे आसान हो सकता है काम हमारा, तो आप देखिए 36 क्या 24 के टेबल में आ रहा है, तो 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 नहीं आ रहा है, 36 तो स्किप हो जा रहा है। तो अब आप 36 को 1 ज़ा तो चेक कर लिया, 36 2 ज़ा करते हैं अब चेक, 36 2 ज़ा हो जाएगा 72। अब देखिए कि 24 टेबल में 72 आ रहा है, तो हाँ 24 3 ज़ा 72 आता है, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72। सेम चीज़ करते हैं अब 7 और 5 के लिए, तो 7 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 7 बिगर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर 5 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब देखते हैं 7 2 ज़ा 14, 14 भी 5 के टेबल में नहीं आता, 7 3 ज़ा देखते हैं 21, वो भी 5 के टेबल में नहीं आता, 7 4 ज़ा 28, वो भी 5 के टेबल में नहीं आता, 7 5 ज़ा 35, हाँ वो 5 के टेबल में आता है 35, 35 5 से डिविजिबल है, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 35। 11 और 8 देखिए, बड़ा नंबर है 11, तो क्या 11 8 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 11 2 ज़ा करिए 22, क्या वो 8 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 33 कीजिए, 44 कीजिए, 55, वो सारे नहीं आएंगे, 66 भी नहीं आएगा 8 के टेबल में, 77 भी नहीं आएगा, 88 आएगा। ठीक है, 88 आएगा 11 के टेबल में, सॉरी 8 के टेबल में, इसीलिए 11 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 88। और 7 और 8, तो 8 बिगर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर 7 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता है, तो 8 2 ज़ा करिए, अब 64 हो गया, क्या 7 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है, 8 3 ज़ा 24, तो क्या 24 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 8 4 ज़ा 32, 32 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 8 5 ज़ा 40, क्या वो 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 8 6 ज़ा 48, क्या वो 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, अच्छा 8 7 ज़ा 56, क्या वो 7 के टेबल में आता है, हाँ 7 8 ज़ा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच का एलसीएम, उन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 56। तो अब लास्ट 3 एग्जाम्पल में अगर आप सोचें तो हुआ क्या, एक नंबर प्राइम था, दोनों नंबर में से एक नंबर प्राइम था। ठीक है ना, 5 और 7 के केस में तो दोनों ही प्राइम थे आप बोलोगे, तो और बढ़िया। तो अगर हमेशा याद रखिए, अगर हमेशा एक नंबर भी अगर प्राइम हो जाता है ना, तो जो एलसीएम का आंसर होगा वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए 5 और 7 दोनों प्राइम थे, तो प्रोडक्ट कर दीजिए 35, इसलिए आंसर 35 आ रहा था।
11 और 8 देखिए तो उन दोनों के बीच का आंसर आ जा रहा था 88, उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम, और 56 हो जाएगा 7 और 8 के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो वो मैं इक्वेशन आपको बता देता हूँ, आपको उसके और एग्जांपल्स देखने हैं, आपको वेरीफाई करना है वो हो रहा है कि नहीं, और आपको थोड़ा सोचना है कि वो क्यों इक्वेशन ट्रू हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, अगर आपको डाउट्स हो इसके बाद तो ज़रूर मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपको सोचना है। अब हमने डिवाइजर्स वगैरह सब कुछ सीख लिया है तो आपको ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आपको वेरीफाई करना है क्यों होगा वो ट्रू। तो दो नंबर अगर आपको दिए हैं a, b, ठीक है, तो इक्वेशन होता है a इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू उन दोनों का एलसीएम ऑफ a, b इंटू एचसीएफ ऑफ a, b। ठीक है, तो दो नंबर्स जो दिए हैं आपको, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आप ये चीज 7, 5 वाले आंसर के लिए वेरीफाई कीजिए, तो 7 और 5 का जीसीडी आपको पता है, अब एचसीएफ 1 आएगा, और क्योंकि अगर अब एचसीएफ 1 आ गया तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a, b, और इसलिए हम इन सारे केसेस में ऐसे लिख दे रहे थे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको ये वेरीफाई करना है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a, b इंटू एचसीएफ ऑफ a, b, ये सारे नंबर्स के लिए ट्रू होता है। आप थोड़ा सोचना इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी हेल्प मिली हो, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और ऐसी आगे इस फाउंडेशन सीरीज़ की बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।